हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका इंडियन एस्थेटिक्स का कोड 302 BFA थर्ड ईयर के लिए। तो आपका आज का न्यू टॉपिक है भरत मुनि का रस सूत्र और उसकी व्याख्या। ठीक है, तो भरत मुनि का रस सूत्र क्या है। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र में, ये तो आप सबको पता ही है कि नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि का है। तो भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध, ये इनका बहुत प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र था, तो अपने प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र में रस की स्पष्ट पूर्ण सांग उपांग व्याख्या दी है ना। तो भरत मुनि जी ने अपने प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र में रस की स्पष्ट पूर्ण सांग उपांग व्याख्या दी है। एक प्रकार से भारतीय सौंदर्य शास्त्र में मनोविज्ञान की व्याख्या लाने वाले वे प्रथम थे, है ना। तो मतलब जो एस्थेटिक्स है हमारा भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, तो मनोविज्ञान की व्याख्या लाने वाले ये प्रथम थे। अब है नाटक ही क्यों, है ना। समस्त कलाओं में उन्होंने नाटक को ही क्यों चुना, ये पूछा गया है इसमें कि नाटक ही क्यों। समस्त कला यानी इतनी सारी कलाएं हैं, तो उन्होंने नाटक ही को क्यों चुना ना। इसका कारण दिया है, नाट्य दृश्य श्रव्य चित्र और वाणी दोनों को समाहित करता है। तो नाट्य दृश्य श्रव्य चित्र और वाणी दोनों को समाहित करता है, इस वजह से इन्होंने इसको चूज किया। नाट्य में काव्य संगीत नृत्य अभिनय का समावेश होता है। मतलब नाटक में जो है काव्य का, संगीत का, नृत्य का, अभिनय का, इनका समावेश होता है। क्योंकि नाटक क्या है, उसमें आपका संगीत भी आता है, डांस भी आता है, और जो कोई अभिनय करता है वो भी आता है ना, और आपका काव्य भी आता है, पोट्री भी आती है। ठीक है, तो इन सब का समावेश होता है। उसमें रसाभिव्यक्ति की पूरी गुंजाइश रहती है ना। मतलब इसमें रसाभिव्यक्ति की पूरी गुंजाइश रहती है। यह कला का पूर्ण रूप है और वह केंद्र है ना। मतलब कला का पूर्ण रूप भी है और केंद्र भी है। ठीक है, जिसके चारों ओर अन्य कलाएं घूमती हैं, यानी बाकी सारी जो कलाएं होती हैं वो इसके चारों ओर घूमती हैं। मंच यानी मंडप के निर्माण में वास्तुकला और मूर्तिकला भी आ जाती है। मतलब मंडप में तो वास्तुकला भी आती है और मूर्तिकला भी आती है, उस पर मूर्ति रखी जाती है और वास्तुकला, है ना। भरत मुनि ने स्वयं मंच निर्माण के मापों सहित विस्तृत निर्देश दिए। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र में रस की स्पष्ट पूर्ण सांग उपांग व्याख्या दी है। तो भरत मुनि जो है, उनके जो प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र है उनका, उसमें इन्होंने रस की स्पष्ट रूप से सांग उपांग व्याख्या दी है। एक प्रकार से भारतीय सौंदर्य शास्त्र में मनोविज्ञान की व्याख्या लाने वाले वे प्रथम थे, है ना। मतलब इस प्रकार से जो सौंदर्य शास्त्र में मनोविज्ञान की व्याख्या लाने वाले वे प्रथम थे। नाटक ही क्यों, अब इन्होंने पूछा है नाटक ही क्यों, समस्त कलाओं में इन्होंने नाटक को ही क्यों चुना। इसका कारण क्या दिया है, जो नाट्य है वो दृश्य श्रव्य चित्र और वाणी दोनों को समाहित करता है ना। चित्र को भी वाणी को भी दोनों को समाहित करता है। नाट्य में काव्य संगीत नृत्य अभिनय का समावेश होता है। जो नाट्य है उसमें काव्य का, संगीत का, नृत्य का और अभिनय का समावेश होता है। उसमें रसाभिव्यक्ति की पूरी गुंजाइश रहती है। यह कला का पूर्ण रूप है और वह केंद्र है, जिसके चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर सारी अन्य कलाएं घूमती है। मंच मंडप के निर्माण में वास्तुकला और मूर्तिकला भी आ जाती है। भरत मुनि ने स्वयं मंच निर्माण के मापों सहित विस्तृत निर्देश दिए। मतलब भरत मुनि ने स्वयं ही मंच के निर्माण के लिए माप सहित विस्तृत निर्देश दिए। अब नाटक में एक लघु संसार ही रचा जाता है। मतलब नाटक में एक लघु संसार ही रचा जाता है, जिसमें मनुष्य के सभी प्रमुख भावों का उद्दीलन है। मतलब जो नाटक है उसमें समझो एक छोटा संसार ही रचा जाता है ना, जिसमें मनुष्य के सभी प्रमुख भावों का उद्दीलन है। यानी जो मनुष्य के जितने भी सारे भाव होते हैं उनका उद्दीलन होता है। नाटक का उद्देश्य केवल कला नहीं, सौंदर्य रचना नहीं, समाज में उपयोग भी है। मतलब उसका जो उद्देश्य है वो केवल कला नहीं, सौंदर्य रचना नहीं, समाज में उपयोग भी है ना।
सौंदर्य शास्त्र को भरत मुनि का सबसे बड़ा योगदान उनका रस सिद्धांत है। मतलब सौंदर्य हमारा जो इंडियन एस्थेटिक्स है उसमें सौंदर्य शास्त्र को भरत मुनि का सबसे बड़ा योगदान उनका रस सिद्धांत है, यानी जो उन्होंने रस सिद्धांत दिया है तो वो ही भरत मुनि का सबसे बड़ा योगदान बताया है। रस कलात्मक अनुभव है। अपने रस सूत्र में भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति की व्याख्या की, यानी रस जो है वो कलात्मक अनुभव है ना। और जो उनका रस सूत्र है उसमें भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति की व्याख्या की है। ठीक है, भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति की व्याख्या की है किसमें? रस सूत्र में। यह पहले ही दिया जा चुका है कि कैसे भाव, विभाव और अनुभवों के साथ मिलकर स्थायी भाव जागृत करते हैं जिससे रस की सृष्टि होती है ना। मतलब ये पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह से भाव को, विभाव को और अनुभव, इन तीनों के साथ मिलकर, मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव जागृत करते हैं, है ना, जिससे रस की सृष्टि होती है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में यही है कि नाटक में एक लघु संसार ही रचा जाता है। जो हमारा नाटक है उसमें एक लघु संसार रचा जाता है जिसमें मनुष्य के सभी भाव का उद्दीलन है ना। उसमें मनुष्य के जितने भी सारे भाव हैं उसका उद्दीलन है। नाटक का उद्देश्य केवल कला नहीं, सौंदर्य रचना नहीं, समाज में उपयोग है। मतलब नाटक का जो उद्देश्य बताया है वो केवल कला नहीं है, सौंदर्य रचना नहीं है, समाज में उपयोग भी है ना। मतलब उसका उपयोग भी करना है। सौंदर्य शास्त्र को भरत मुनि का सबसे बड़ा योगदान क्या है? उनका रस सिद्धांत, रस कलात्मक अनुभव है। और अपने रस सूत्र में भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति की व्याख्या की। ठीक है, और पहले हम ये सब पढ़ चुके हैं कि भाव, विभाव, अनुभव, इनके साथ जो स्थायी भाव रस जागृत करते हैं उससे रस की सृष्टि होती है। ठीक है, रस एक अनुभव, एक कलात्मक आनंद है। मतलब रस क्या है? रस एक अनुभव है, जो हम अनुभव करते हैं ना, एक कलात्मक आनंद है। ठीक है, जो एक आत्मा से रिलेटेड आनंद होता है तो वो आनंद है। आत्मयी चेतना की अनुभूति ही रस है, यानी जो हम अंदर से अपनी चेतना से अनुभूति करते हैं आनंदमयी, खुश होके, तो वो ही हमारा रस है ना। बहुत इजी लैंग्वेज में समझना है, अगर आप इस तरह समझ के चलेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की तिथि के विषय में मतभेद है। कोई इसे तीसरी और अन्य इसे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। मतलब जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की तिथि है उसके विषय में मतभेद है ना, कि कोई इसे तीसरी और अन्य इसे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मानता है। मतलब कंफर्म नहीं है, कोई तीसरी कहता है, जो कोई चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। नाट्य शास्त्र में 4 पक्षों का विवेचन है: अभिनय, नृत्य, संगीत और रस। मतलब जो नाट्य शास्त्र है उसमें 4 पक्षों का विवेचन बताया है। वो कौन कौन सा है? अभिनय, नृत्य, संगीत और रस। ठीक है, प्रथम 3 साधनों के आधार पर चौथे रस पर पहुंचा जाता है। मतलब जो पहले प्रथम 3 साधन हैं उनके आधार पर हम चौथे रस पर पहुंच सकते हैं। पहले 3 कौन से हैं? अभिनय, नृत्य और संगीत, है ना। जब ये तीन हो जाएंगे तो उसके आधार पर हम चौथे यानी रस पे पहुंचते हैं। इसे रसानुभूति कहते हैं। ठीक है, नाटक का अंतिम लक्ष्य और चरमोत्कर्ष रस की निष्पत्ति और सहृदय द्वारा उसका आस्वादन है ना। तो रस क्या है? वो एक कलात्मक अनुभव है, आनंद है, और जो हम आत्मयी चेतना की अनुभूति करते हैं वो ही हमारा रस है। ठीक है, और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की तिथि के विषय में मतभेद क्या है कि कोई इसको तीसरी मानता है, कोई इसको चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मानते हैं। और नाट्यशास्त्र में 4 पक्षों का विवेचन बताया गया है। कौन कौन? अभिनय, नृत्य, संगीत और रस। और जो पहले हमारे 3 हैं, अभिनय, नृत्य, संगीत, उनके आधार पर ही हम चौथे पे यानी हम रस पे पहुँचते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? रसानुभूति। ठीक है, इसको रसानुभूति कहा जाता है। और नाटक का अंतिम लक्ष्य क्या है? और चरमोत्कर्ष रस की निष्पत्ति और सहृदय द्वारा उसका आस्वादन है। ठीक है, मतलब नाटक का जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा लास्ट लक्ष्य है, और जो चरमोत्कर्ष है वो है रस की निष्पत्ति और उसका सहृदय द्वारा उसका आस्वादन है। ठीक है, उसका आस्वादन है। रस सिद्धांत की स्थापना का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। उनका दिया रस सिद्धांत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब जो रस सिद्धांत है उसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया गया है? भरत मुनि को। और उनका दिया जो रस सिद्धांत है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ना।
और संक्षेप में क्या बताया है, रस एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। ठीक है, अब इसका उपसंहार है। उपसंहार में क्या बताया है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र दो अर्थों में उस युग की क्रांतिकारी रचना का स्थान पाएगा। पहला इसलिए कि इसी में उन्होंने सब आधारों का रूप सिद्धांत दिया है ना। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो दो अर्थों में उस युग की क्रांतिकारी रचना का स्थान पाएगा। पहला इसलिए कि इसी में उन्होंने सब कलाओं का आधार रूप सिद्धांत दिया, यानी जो इसी में उन्होंने जितनी भी सारी कलाओं का आधार रूप है उसका सिद्धांत दिया, जिससे कला दर्शन के नए आयाम खुले। दूसरे इसलिए कि नाट्य शास्त्र में अन्य कलाओं का न केवल उल्लेख है वरन उनका व्याप्त विस्तार भी है। ठीक है, मतलब जिससे कला जो दर्शन है उसके नए आयाम खुलेंगे। और दूसरा कि नाट्य शास्त्र में अन्य कलाओं का न केवल उल्लेख है वरन उनका व्याप्त विस्तार भी है, जैसे उनका निश्चित प्रयोजन, विधि, प्रस्तुतिकरण और प्रभावों का सुव्यवस्थित विवरण आदि। ठीक है, मतलब इसका उपसंहार बताया है ये कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो दो अर्थों में उस युग की क्रांतिकारी रचना का स्थान पाएगा। पहला इसलिए पहला क्या बताया कि इसी में उन्होंने सब कलाओं का आधार रूप सिद्धांत दिया, यानी जो इसमें ही उन्होंने सारी कलाओं का आधार रूप सिद्धांत दिया है, जिससे जो कला दर्शन के नए आयाम है वो खुलेंगे। और दूसरा क्या कि नाट्य शास्त्र में अन्य कलाओं का न केवल उल्लेख है वरन उसका पर्याप्त विस्तार, यानी सिर्फ केवल उल्लेख नहीं है, उसका पर्याप्त विस्तार यानी विस्तार से उसको बताया गया है। ठीक है, भारत का रस सिद्धांत लगभग 2500 वर्ष पहले प्रतिपादित संसार का पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सौंदर्य शास्त्र को भरत मुनि का योगदान आदित्य है ना। जो भरत मुनि का रस सिद्धांत है वो लगभग 2500 साल पहले प्रतिपादित संसार का पहला मनोविज्ञान सिद्धांत है। सौंदर्य शास्त्र को भरत मुनि का योगदान आदित्य है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।